हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की अपनी रीडिंग है वो चल रही थी और उसमें हमने फसलों को लगभग लगभग स्टडी कर लिया था। और आज एग्रोनॉमी का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है मसाले वाली फसलें। तो दोस्तों, आज अपन एग्रोनॉमी को फिनिश करेंगे और लास्ट लेक्चर में अपन जो नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है जितने भी लेक्चर हमने पहले स्टडी किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। आप उसको बारी बारी से देखिएगा। जेट, आईसीआर, सीयूईटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये सभी जगह काम आने वाली है दोस्तों। एनसीईआरटी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो चलिएगा अपन स्टार्ट करते हैं। मसाले वाली फसलों को अपन स्पाइसी क्रॉप कहते हैं दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें ना तो यहाँ पर जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी दी गई है। इसके अलावा मसाले वाली फसलों में तो बहुत सारी फसलें आती है। सौंफ, इसके अलावा काली मिर्च भी आती है, हल्दी भी आती है, ठीक है। लेकिन जो अपने सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में देखने वाले हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मसालेदार वाली फसल है। आपके 12th बोर्ड की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से बॉटनिकल नेम पूछने का ज्यादा प्रयास रहता है। वैसे 12th बोर्ड में मसाले वाली फसलों से क्वेश्चन का वेटेज कम रहता है, बट अपन कवर इसको पूरा करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपन जीरा से। देखिएगा दोस्तों, जीरा की यदि मैं बात करूं तो जीरा को अपन कहते हैं क्यूमीन। क्या कहते हैं भाई? क्यूमीन। और जीरा भी कहते हैं। तो क्यूमीन से देखो बॉटनिकल नेम निकलता है दोस्त, क्यूमिनम साइमिनम। क्यूमीन से क्या निकलता है? क्यूमिनम साइमिनम। दोस्तों, मेथी को छोड़कर जितनी तीन फसलें हैं ना उनका कुल है अम्बेली, अम्बेली फेरी, या इसको अपन कहते हैं एपीएसी। ये धनिया का भी है, जीरा का भी है, सौंफ का भी है, गाजर का भी है भाई, ठीक है। देखो, जीरा अपन स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि इसको अपन छाछ में डालकर, घर पे देखा होगा कि मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या अपन भी कर ही लेते हैं भाई, नॉर्मली सी बात है कि अपन इसको पहले भूनते हैं, भूनने के बाद इसको पीसते हैं, छाछ या फिर धनिया में डालकर फिर हम उसको पीते हैं, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है, राइट। फिर बात करें दोस्तों, इसमें 2.5 से 3.5% क्या होता है? वाष्पशील तेल होता है। और इसके तेल में जो सुगंध है वो किसके कारण आती है? क्यूमिन एल्डिहाइड के कारण, या क्यूमिनोल। देखो, यहां पर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? क्यूमिन कहते हैं ना। तो क्यूमिन से ही क्या निकला है? क्यूमिनोल निकला है। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये 80% इसका जो प्रोडक्शन है वो गुजरात और राजस्थान में होता है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा और गुजरात में होता है। गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है प्रोडक्शन। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो बाड़मेर में अच्छा होता है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय रहती है। टेम्परेचर भैया जी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। मृदा की बात करें तो वही मृदा अस्य जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान हमेशा कितना होता है दोस्त? 6.5 से 7.5 होता है, ठीक है भाई। अपन इसमें नेक्स्ट बात करें उन्नत किस्मों की। देख दोस्तों, उन्नत किस्मों के बारे में आपको मैं थोड़ी सी ट्रिक बताऊं, आप इसको देख लीजिएगा। यदि मैं जीरा की बात करता हूं, यदि मैं सौंफ की बात करता हूं, यदि मैं धनिया की बात करता हूं, और इसके अलावा यदि मैं, एक फसल कौन सी रहती है? मेथी। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दें जरूर। जीरा को कहते हैं आर जेड, समझ गई। आर से होता है भैया जी राजस्थान, जेड से हो गया जीरा, जेड से क्या होता है? जीरा। तो आर जेड मिले तो जीरा की है। आर एफ मिले, एफ का मतलब सौंफ को अपन कहते हैं फेनिग्रिक, फेनिग्रिक कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो एफ से क्या होता है? सौंफ। फिर देख, सॉरी, फिर आता है आर सी आर। तो धनिया को कहते हैं अपन कोरिएंडर, धनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? कोरिएंडर कहते हैं। और मेथी में देखिएगा आर एम टी, तो आर से राजस्थान, एम टी से मेथी, मेथी सही। सी आर से कोरिएंडर मतलब धनिया, एफ से फोनिकुलम, फोनिकुलम राइट, सौंफ, और जेड से क्या हो गया? जीरा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पर आर जेड आ रहा है भाई, आर जेड 19 आ रहा है, आर जेड 209 आ रहा है, आर जेड आ रहा है। इसके अलावा गुजरात शब्द आपको मिलेगा, एक कॉमन वर्ड, एक कॉमन वर्ड आपको क्या मिलेगा? इन सभी में आपको एक कॉमन वर्ड क्या मिलेगा? गुजरात मिलेगा। जैसे गुजरात जीरा, गुजरात सौंफ, गुजरात धनिया, गुजरात मेथी।
तो 2 वैरायटी इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, बाकी आगे इनके आप संख्या भी लगा सकते हैं। ठीक है भैया जी। फिर बीज दर की बात करते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहता है। बीजोपचार की बात करते हैं तो वही कार्बेंडाजिम 2 ग्राम 50 WP। ठीक है भैया। बुआई का समय की बात करते हैं तो भाई ये रबी सीजन में लगाते हैं तो 15 नवंबर से अंतिम मतलब 30 नवंबर तक इसको अपन लगा सकते हैं। मतलब अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं भैया जी, रबी सीजन की क्रॉप आ रही है। समझ गए मेरी बात को? मतलब नवंबर में लगा रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेट है कि वो रबी सीजन की क्रॉप है। बुआई में बात करें R/P तो 25 से 30 सेंटीमीटर का अपन डिस्टेंस रखते हैं। खाद उर्वरक की बात करें तो वो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर से अपन FIM लेते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर, जिसको अपन गोबर की खाद बोलते हैं। ठीक है भाई। नाइट्रोजन की बात करें तो भैया जी 30 किलोग्राम लेते हैं, फास्फोरस अपन 20 लेते हैं और NaA 50 ppm का घोल लेते हैं। नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, राइट। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई कब करते हैं? बुआई के तुरंत बाद करते हैं। इसके अलावा समय समय पर भाई सिंचाई तो करनी है। 15 से 25 दिन के अंतराल पर इसमें अपन क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, इंटर क्रॉपिंग की, कि भाई छटाई निराई गुड़ाई कब करें तो वो देखना। 30 से 35 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें, मतलब 1 महीने के बाद हमेशा पहले क्या करते हैं? निराई गुड़ाई करते हैं। ठीक है भैया। दूसरी 2 महीने पे कर दो, दूसरी 2 महीने में कर दो। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वहां पर फ्लूक्लोरिलीन का छिड़काव कर दो। यदि निराई गुड़ाई नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि भाई साहब मुझे तो छटनी करने में बहुत समस्या आ रही, बहुत जोर आ रहा है, मेरे से तो काम नहीं होता, तो वहां आप फ्लूक्लोरिलीन डाल दो भाई, काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि सर यहाँ पर अपन बात करें इसमें कीटों की तो मोइला होता है और एक रोग होता है इसमें छाछा। ठीक है। तो मोइला का कंट्रोल करेंगे डाइमिथोएट से, छाछा का कंट्रोल करेंगे गंधक चूर्ण से, और झुलसा को अपन कहते हैं ब्लाइट। झुलसा को क्या कहते हैं भैया जी? ब्लाइट कहते हैं। और इसका कंट्रोल मैनकोजेब करेंगे। याद कैसे रखोगे? मेनका की जेब में झुलस गया, मेनका की जेब में झुलस गया। उक्टा या विल्ट का अपन कंट्रोल करेंगे ट्राइकोडर्मा से, राइट। ध्यान रखना जीरे में उक्टा रोग होता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीरे में रोग कौन सा होता है? मोस्टली उक्टा रोग होता है। ठीक है भाई, कवक है। और एक झुलसा रोग होता है जिसको अपन ट्राइकोडर्मा से कंट्रोल करेंगे, राइट। कटाई करेंगे भैया जी 90 से 135 दिन के बाद, 90 से 135 दिन के बाद कटाई करेंगे। उपज की बात करें तो भैया जी 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उपज होती है, राइट। तो ये थी दोस्तों धनिया की बात। अब अपन बात करते हैं धनिया की। जीरे की बात की है, अब धनिया की बात करते हैं जिसको कोरिएंडर कहते हैं। देखो इंग्लिश नेम से ही उसका बोटनिकल नेम निकलता है, वहीं से उसमें एल्केलॉइड निकलता है, और दोस्तों वहीं से उसकी वैरायटी निकलती है। ठीक है। तो देखो कोरिएंडर से क्या हो गया? कोरिएंड्रम सेटाइवम, वही APAC। और भैया जी दूसरा जो नाम है वो क्या है? अम्बेली फेरी, राइट। अब बात करते हैं ओरिजिन पैलेस की, तो ध्यान रखना भूमध्य सागर वाला क्षेत्र आता है पूरा का पूरा। महत्व की बात करें तो बहुउपयोगी वाली फसल है। धनिया के बीज और पत्तियों और भोजन को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाने के काम आता है भी। धनिया के पत्तियों में बहुत अच्छी सुगंध आती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि अपन जैसे गांव में धनिया को लगाते हैं, देसी जो धनिया लगाते हैं उसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है, लेकिन जो हाइब्रिड जो कोरिएंडर होता है ना दोस्तों, हाइब्रिड धनिया, संकर धनिया, उसमें आपको सुगंध कम मिलेगी। देसी धनिये की पत्तियों को आप हाथ में यूं मसलो भाई तो सुगंध जाती नहीं है, लेकिन संकर धनिये को आप मसलो थोड़ा सा महसूस ही नहीं होता कि भाई साहब गंध आ रही है कि क्या आ रही है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसमें विटामिन ए अच्छा होता है, इसकी पत्तियों में प्रोटीन भी अच्छा होता है दोस्तों, सलाद के रूप में भी काम में लेते हैं। और इसमें लिनोलिन व कॉन्ड्रियोल, ये इंपोर्टेंट है भाई, लिनोलिन व कॉन्ड्रियोल। देखो कोरिएंडर कहते हैं तो कोरिएंडर से क्या निकल गया? कॉन्ड्रियोल निकल गया। ठीक है। तो कॉन्ड्रियोल और लिनोलिन काम में लेते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन बात करें जलवायु की, तो शुष्क जलवायु और ठंडा मौसम इसको चाहिए। टेम्परेचर वही 20 से 25, जीरे में भी 20 से 25 था। मृदा की बात करें तो वही अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा आती है दोस्त। यहाँ पर मृदा की तैयारी करेंगे तो 2 से 3 गहरी भाई मिट्टी की भुरभुरी बनाने के लिए 2 से 3 गहरी क्या कर दो? बुआई कर दो। किस्मों की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हिसार सुगंध भैया। ध्यान रखना धनिया में क्या आती है? अच्छी सुगंध आती है, ऐसे याद रखना, हिसार सुगंध, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर मैंने ट्रिक बताई थी आपको, RCR बताई थी ना, CR का मतलब कोरिएंडर। तो देखो सभी वर्डों में आपको RCR मिलेगा, GC मिलेगा, गुजरात मिलेगा, गुजरात भी आ गया ना, RCR आ गया, पंथ हरितमा आ गया,
ठीक है, जेडी आ गया। बीज दर की बात करें तो सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 होता है और असिंचित क्षेत्रों में 25 से 30 होता है। ठीक है भाई, तो बीज दर का भी आप ध्यान रखें। बीज दर से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि धनिये की बीज दर क्या है। तो धनिये की सीधी पूछे तो आपको कौन सा करना पड़ेगा, 15 से 20 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, बीजोपचार की बात करें तो यहाँ पर देखो कार्बेंडाजिम ही काम में लेते हैं। आप कॉमन एक वर्ड यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा यही काम में आ रहा है, कार्बेंडाजिम ही काम में आता है दोस्तों। आप ये नोट कर सकते हैं, सभी में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी काम में लेते हैं। बुआई के समय की बात करते हैं ना भैया, तो ये भी रबी सीजन की क्रॉप है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर काम में लेते हैं इसमें बुआई का समय। तो जीरा भी भाई साहब रबी की है और धनिया भी रबी की है। बुआई की बात हो गई, इसमें 10 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं। खाद उर्वरक की बात करें तो भैया जी वही 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो FIM लेते हैं। और इसके अलावा नाइट्रोजन 60 लेते हैं, तो फॉस्फोरस 30 लेते हैं, तो पोटास 20 लेते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खाद और उर्वरक से भी। तो ध्यान रखना इसमें पोटास कितना लेते हैं, 20, 30 लेते हैं। फॉस्फोरस सबसे ज्यादा लेते हैं नाइट्रोजन, तो इसकी मात्रा भी पूछ ली जाती है। फिर बात करें सिंचाई की तो भाई 5 से 6 बार इसमें सिंचाई करते हैं टोटल। अंतरा कृषि की बात करें तो निराई गुड़ाई का कार्य आ गया, वही पहली निराई गुड़ाई 20 से 30 दिन बाद, दूसरी डबल कर दो तो 40 से 45 दिन के बाद। यदि आप निराई गुड़ाई नहीं करना चाहते, आपको जोर आता है, प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर आप पेंडामेथालिन काम में ले सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है भैया, कीटों की बात करें तो मोइला हो गया, कटवा सूंडी हो गया, बरूथी हो गई, बीज वेदक हो गया, छाछा रोग हो गया, झुलसा रोग हो गया, उकटा रोग हो गया। इसके अलावा मोइला कीट भी है, चेपा भी है, बरूथी भी है। ओके, फिर बात करते हैं यहां पर अपन उकटा रोग। ध्यान रखना भाई, उकटा को अपन मलानी विल्ट भी कहते हैं, बिल्ट। ठीक है, यदि उकटा रोग का अपने को कंट्रोल करना है तो वहां पर अपने को क्रॉप रोटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा थायरम और कार्बेंडाजिम उपयोग करना पड़ेगा। थायरम भी 1.5 ग्राम और कार्बेंडाजिम भी कितना होता है, 1.5 ग्राम। देखो कार्बेंडाजिम हर जगह काम आ रहा है, मतलब बीजोपचार में काम आ रहा है, इसका मतलब वहां पर कीट और रोग का अपन क्या करना चाहते हैं भैया जी, कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर काम में ले सकते हैं। छाछा या चूनी फफूंदी में भी अपन काम में ले सकते हैं। और जुलसा और अंगमारी हो गया, इसमें भी देखो मैनकोजेब काम में ले रहे हैं। फिर अपन बात करें तो स्तंभ पट्टिका या फिर स्टेम गोल। ठीक है भाई, स्तंभ पट्टिका तो यहाँ पर देखिएगा वही अपन थायरम और कार्बेंडाजिम काम में लेंगे, 1.5 ग्राम आ गया भाई, कोई टेंशन नहीं। फिर है बाले से बचाव। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पाले से बचाव के लिए छोटा सा क्वेश्चन आपके 1 नंबर का पूछ लेता है बोर्ड में, कि पाले से बचाव के लिए अपन क्या क्या उपाय करते हैं। तो एक तो हल्की सिंचाई कर दो, एक खेत के चारों धुआं कर दो और 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव कर दो भाई। ये 3 उपाय है, हल्की सिंचाई शाम के समय, खेत के चारों ओर धुआं कर दो और एक 0.1% SO4 का छिड़काव। अब सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधा पानी पिएगा। जब पौधा पानी पिएगा तो रात को भाई पाला पड़ने वाला है। जब पाला पड़ेगा तो पौधे को पानी की आवश्यकता है ही नहीं, तो पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं है तो वो पानी ऊपर ही रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि शाम को सिंचाई नहीं की तो पौधे को पानी की आवश्यकता हो सकती है, उसकी कोशिकाओं में पानी आराम से जा सकता है। अब पाले से पड़ा हुआ जो पानी है वो कोशिकाओं में एंट्री करेगा, कोशिकाओं में एंट्री करेगा तो एंट्री करने के बाद वो पानी वहां पर जम जाएगा। जमने के बाद क्या है भाई, जमने के बाद कोशिकाएं फटेंगी और फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसका रीजन ये है, राइट। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं कटाई की बात करें दोस्तों। यहाँ पर कटाई में देखें तो 90 से 140 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। और उपज की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संचित होती है और 6 से 8 क्विंटल क्या होती है दोस्तों, असंचित होती है। अब आती है अपने पास मेथी। मेथी को कहते हैं फेन्यूग्रीक कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य मेथी और एक कसूरी मेथी। कसूर क्या है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ट्राइगोनेला फोइकम ग्रेकम तो सामान्य मेथी का है दोस्तों, और ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा, कार्निकुलाटा किसका है, कसूरी का। ये फेबेसी है, ये लेग्यूमिनेसी में आती है दोस्तों। ठीक है, मेथी किस में आती है, मेथी लेग्यूमिनेसी में आती है दोस्तों। मेथी की बात करें तो बहुउद्देश्य वाली दलहनी फसल है। बहुउद्देश्य कैसे भाई, पत्तियां काम में ले सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं, दानों को मसाले के रूप में काम में ले सकते हैं, औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं। समझ गए मेरी बात को। सूखे दानों को अपन छोंकने के काम में लेते हैं भाई। आपको पता है कि जब कद्दू की सब्जी बनाते हैं तो मेथी का इंपॉर्टेंस वहां पर बहुत ज्यादा होता है। यदि कद्दू की सब्जी में आपने मेथी नहीं डाला तो स्वाद नहीं बैठेगा भैया जी। तो आपने देखा होगा कि इसको अपन सब्जी में छोंकने के काम में भी लेते हैं। पेट से समस्याएं होती है उनमें
गैस्ट्रिक वगैरह की समस्या होती है तो उसमें ज्यादा काम में लेते हैं। तो पेट की समस्याओं को दूर करता है, इसलिए औषधि के रूप में भी काम आती है, राइट। अचार में भी डालते हैं ताकि खराब ना हो। दक्षिण पूर्वी यूरोप इसका ओरिजिन पहले से है। जलवायु की बात करते हैं तो रबी सीजन में होती भी है। रबी सीजन की क्रॉप है, मतलब मसाले वाली जो फसलें हैं ना अपने सभी, वो रबी सीजन में तैयार होती है, ये आप याद रखना। रबी सीजन में याद होती है, सॉरी तैयार होती है तो अक्टूबर नवंबर बुआई का समय हो गया, तो तापमान का भी कोई समस्या नहीं रहने वाला। इसके अलावा जलवायु में भी कोई समस्या नहीं होने वाली, राइट। पीएच, मृदा पीएच वही रहेगा 6.5 से 7.5, और अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा। नेक्स्ट बात करें खेत की तैयारी, तो भाई साहब वही 3 से 4 अपन देसी हल से जुताई करेंगे। वैरायटी की बात करते हैं तो साधारण मेथी, कसूरी मेथी दो है, तो मैंने आपको पहले बता दिया RMT, और MT से क्या हो गया मेथी, राइट। तो देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटीज में राजेंद्र क्रांति है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कंपटीशन में, वो राजेंद्र क्रांति। तो राजेंद्र के घर में क्रांति आई है किसकी, मेथी की। और राजेंद्र मेथी खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसको लगता है कि मेथी खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बीज दर की बात करें तो सामान्य मेथी 20 से 25 किलोग्राम होती है। कसूरी मेथी, कसूर क्या है मेरा, मैं सिर्फ 10 किलोग्राम ही लूंगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे सिर्फ 10 किलोग्राम दे दो। और सामान्य बोलती है कि मुझे तो ज्यादा चाहिए, 20 से 25। बीजोपचार करना है तो कार्बेंडाजिम और एग्रोफसन GN 2 ग्राम काम में लेते हैं। बुआई का समय वही अक्टूबर से मध्य नवंबर होता है भैया, वो अक्टूबर से नवंबर है भाई, रबी सीजन की क्रॉप है। तो फिर बात करें 25 से 30 सेंटीमीटर और 10 से 12 इसमें RMT पे रहती है। और इसके अलावा खाद उर्वरक की बात करें तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर लेते हैं। सिंचाई की बात करें तो वही 15 से 20 दिन का गैप रखते हैं। कीटों की बात करें और रोगों की बात करें तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, जड़ गलन रोग होता है और इसका अपन कंट्रोल ट्राइकोडर्मा से करेंगे। इसके अलावा छाछा और चूर्णी फफूंदी होता है तो उसको अपन कार्बेंडाजिम से भी करेंगे, ठीक है भैया जी। एक तुलसा और तुलासिता और झुलसा रोग होता है तो उसको मैनकोजेब से करेंगे। देखो दोस्तों, आपने एक चीज यदि नोटिस की है कि कार्बेंडाजिम, इसके अलावा मैनकोजेब, ये सबसे ज्यादा काम में आते हैं। तो आपको ज्यादा इन नामों को रटने की आवश्यकता नहीं है। कार्बेंडाजिम आप कर सकते हैं 2 ग्राम, थायरम कैप्टोन कर सकते हैं 1.5 ग्राम आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा मैनकोजेब भी आप काम में ले सकते हैं। तो जीवाणुओं को, रोगाणुओं को भगाने के लिए खूब है मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है। और उपज की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर उपज दे रखी है 50 से 70 क्विंटल तो हरी पत्ती, और 15 से 20 क्विंटल दाना, ठीक है भाई। लास्ट क्रॉप है हमारी सौंफ। तो सौंफ को कहते हैं फेनल, फोनिकुलम वल्गर। देखो इंग्लिश नेम से बोटनिकल नेम निकलता है। ये पहला वंश होता है और दूसरी इसकी जाति होती है, ठीक है भाई। एपीएससी या फिर अमेलिफेरी, कोई भूमध्य सागर क्षेत्र हो गया, इसका ओरिजिन पहले से दक्षिण यूरोप हो गया। इसका भी उपयोग अपन मसाला और औषधि के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा खुशबूदार ये होती है भाई, खुशबू तो आती है, आपने देखा होगा ठंडे वगैरह बनाने के काम में लेते हैं गर्मियों में। और इसके अलावा खाना खाने के बाद आपने देखा होगा कि सौंफ और शुगर मिक्स करके फिर खाते हैं, क्योंकि ये पाचन को सही कर देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अच्छा बना देती है, पाचन जल्दी कर देती है खाने का। इससे चॉकलेट भी बनती है, अचार भी बनता है, सौंफ को पीते भी है लिक्विड फॉर्म में, राइट। जलवायु वही रबी सीजन है भाई, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। देखना आपने टेम्परेचर भी यदि आपने नोटिस किया हो तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है टेम्परेचर। मृदा वही रहेगी, खेत की तैयारी में वही रहने वाला है। वैरायटी की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एफ आएगा, एफ का मतलब फेनिग्रिक या फेनिकोलम, तो देख सकते हैं RF 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 और कोयम्बटूर फर्स्ट, राइट। फिर बात करें भैया जी यहां पर आगे, तो बीज दर की बात करें तो इसमें 3 से 4 किलोग्राम बीज दर, सबसे कम बीज दर मसालों में सौंफ की आई है। और इसके अलावा सीधी खेत में यदि आप करना चाहते हैं, मतलब सीधी का मतलब होगा कि छिड़काव के रूप में करना चाहते हैं तो डबल हो जाएगी 8 से 10। कंट्रोल करो तो थायरम काम में लेंगे, इसके अलावा कार्बेंडाजिम काम में लेंगे। आगे ना वही चीज कॉमन है, टेंशन नहीं है। फिर है जुलाई अगस्त में इसकी बुआई करेंगे। ये लो साहब, रोपाई की विधि, कि रोपाई के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं कि 100 वर्ग मीटर इसमें नर्सरी पहले तैयार करते हैं। अच्छा जी, पहले नर्सरी भी तैयार करते हैं, तो साहब इतना एरिया लेते हैं और जून जुलाई में 4 से 5 किलोग्राम के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या करते हैं, बुआई करते हैं, राइट। खाद उर्वरक की बात करें तो वो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की ले लिया भाई। नाइट्रोजन इसमें आपने 80 से 90 ले लिया, फास्फोरस 30 से 40 ले लिया। सिंचाई भाई साहब, सिंचाई वही रहने वाली है, 7 से 10 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करें। और इसके अलावा अंतरा कृषि की बात करें, इंटरक्रॉपिंग की,
तो जब पौधा 1 माह का हो जाए या फिर उसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर की हो जाए तो उसमें क्या कर देनी चाहिए, निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। ठीक है भाई। कीटों की बात करें तो कीट में मोइला, चेपा, थ्रिप्स और बरूथी कीट होता है। इसमें रोगों की बात करें तो वही झुलसा छाछा कॉमन रोग है, डिजीज गमोसिस हो गया। ओके। और इसके अलावा जैसे धनिये में थे सेम एज इट इज इसमें आते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। और उपज की बात करते हैं तो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से में क्या रहती है दोस्तों, इसमें उपज रहती है। तो ये बात की है हमने। इसके अलावा देखो यहाँ पर छोटे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आप इनको जरूर नोट करें कि सीधी बुआई हेतु धान की उपयुक्त किस्म है दोस्तों बाला। देखो यहाँ पर सीधी बुआई हेतु धान की किस्म कौन सी है, यहाँ पर बाला। इसके अलावा मक्का का उत्पत्ति स्थल मैसे मक्का, मैसे मैक्सिको। चेपा गोंदिया रोग से बचने हेतु बाजरा के बीज को उपचारित किससे करते हैं, तो नमक के 20% के घोल से करते हैं। गेहूं की किस्में कौन सी है, तो राज 3077, बाकी राजकिरण जो में है, जया धान में है और CSS किसमें है, जवार में है। ठीक है भाई। इसके अलावा अरहर की शुद्ध फसल हेतु 15 किलोग्राम बीज दर लेते हैं। देखो ये छोटे क्वेश्चन है ना, आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बायो 902 किसकी है भाई, ये तो सरसों की है। रिंसके में अमरबेल होता है, तो इसका अपन कंट्रोल किससे करते हैं, पैराक्वाट से करते हैं, राइट। फिर गन्ने की बुआई हेतु तने का कौन सा भाग बीज के रूप में काम में लेते हैं, तो ऊपरी 1/3 काम में लेते हैं भाई। गन्ने के अपन ऊपरा भाग ऊपर वाला भाग काम में लेते हैं। फिर आलू की सुसुप्त अवस्था को किससे तोड़ते हैं, थाई यूरिया से 0.1% लेते हैं। हरी खाद के लिए सनई, तो भाई साहब यहाँ पर सनई लेते हैं 50 से 60। जीरे में जीरी खरपतवार होता है, फ्लूक्लोरिन के कंट्रोल करते हैं, राइट। तो ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। बरसिम में कासनी होता है, प्रताप तिल में आता है। ठीक है भाई। तो ये छोटे क्वेश्चन थे जो आपके 12th बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जेट में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी फसलें, और आज हमारे एग्रोनॉमी की जो 6 लेसन थे वो फिनिश हो चुके हैं। अब हम हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और उत्थान साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।